तमाम किंतु परंतु और कयासों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने जबलपुर से अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने दिनेश यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिनेश यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं है, छात्र बल्कि स्कूली राजनीति से सक्रिय, मतलब जो उनको राजनीति का एक तरह का सेवा का जो उनका जज्बा था, वो आज सांसद के चुनाव तक आ चुका। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और उनका मुकाबला जो है वो बीजेपी के आशीष दुबे से है। अब चूंकि जबलपुर की सीट का एक जो इतिहास है वो पिछले 30 सालों से 1991 के बाद से कांग्रेस यहाँ नहीं जीती है, तो उनके लिए चुनौती बेहद कठिन हो सकती है। उनसे ही पूछते, दिनेश भाई ये बताइए, एक बड़ी चुनौती है अगर हकीकत में देखें तो 1996 से लगातार यहाँ पर बीजेपी का सांसद जीता आ रहा है। पार्टी ने आपको बड़ा दायित्व दिया है, तो कैसे पार्टी की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे? चुनौती तो कोई भी हो, चाहे छोटा चुनाव पार्षद का हो, विधायक का हो, मैं समझता हूँ चुनौती हर चुनाव में होती है। जहाँ पे चयन प्रक्रिया होती है वो भी चुनौती जाती है, और बगैर चुनौती के तो चुनाव में भी मजा नहीं आता। अगर चुनौती एक तरफा दी कोई जीत तो चुनाव रह कहाँ गया। इस चुनौती को हमारा जो है, हमारे कार्यकर्ता के जो निष्ठावान करता हमारे यहाँ समर्पित कार्यकर्ता है, जो आज भी इस विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लड़ने मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो चुनौती का सामना कर रहे हैं और वो कांग्रेस को विजय दिलाएंगे। एक अभी आज के दौर की राजनीति है जो एक भावनाओं के उभार की है। कांग्रेस जो, या उस समय चुनाव जो होता था वो बिजली, सड़क, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन पे लड़ा जाता था। लेकिन अब जो मुद्दे हैं वो राम मंदिर, सनातन या धारा 370, इन चीजों पे जब कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है, कैसे वो टिक नहीं पाती? अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात भी करें तो 4.5 लाख वोट से कांग्रेस यहाँ से हारी है, तो कैसे आप इनसे निपट पाएंगे? देश में ये जो वर्तमान की परिस्थिति बनी है ये बहुत चिंताजनक है, और मैं समझता हूँ जितने बुद्धिजीवी हैं, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में अपना दखल रखते हैं, वो बहुत चिंतित हैं कि हमारे देश का जो संचालन है, जो सरकार बनती है, वो संविधान को संचालित करने के लिए बनती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सारे अधिकार सबको, अलग अलग संस्थाओं को भी दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूँ। यदि मान लीजिए कोई एक नागरिक है, एक नागरिक किसी बात से किसी प्रताड़ित या परेशान है, वो सबसे पहले सोचता है कि मैं थाने चले जाऊं। थाना नहीं सुनता है तो वो पत्रकार के पास चले जाता है, पत्रकार नहीं सुनता वो जनप्रतिनिधि के पास जाता है, वो नहीं सुनता है तो वो कोर्ट चला जाता है, कोर्ट नहीं चला तो वो सारी शक्तियों के अलग अलग हमने अधिकार दिए थे कि बने। अब अगर ऐसा कल्पना आप करो कि थाना, जनप्रतिनिधि, पत्रकार, माफिया, साथ में कोर्ट, या अगर ये सारी शक्तियां यदि मान लो एक ग्रुप हो जाए तो वो एक आम व्यक्ति की तकलीफें कौन सुनेगा? भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी शक्तियां दी। आज वर्तमान में ये पूरा देश जान रहा है कि सारी शक्तियों को एक कर लिया गया है, और एक करके अब आम व्यक्ति को निहत्था छोड़ दिया गया है, जो इस देश के लिए बहुत दुखदायी है। सरकार बनाई जाती है देश की व्यवस्था को संचालन करने के लिए। भावनाएं हमारे अंदर की हैं, भावनाएं हमारे मन की होती हैं, चाहे वो हमारी सामाजिक भावना हो, हमारी धार्मिक भावना हो, चाहे हमारी जाति भावना हो, वो हमारी परंपराओं के उनके अलग तरीके हैं, पर उससे देश नहीं चलाया जा सकता। हम भावनाओं से, धार्मिकता से अपना धर्म चला सकते हैं, अपने अपने को धार्मिक बना सकते हैं, सामाजिक हम बना सकते हैं, पर सरकार का काम है निष्पक्ष होना। विशेष तौर पर भारत देश में, भारत देश की जो वसाहत है वो सारे धर्मों से मिलकर बनी है। अनेक रीति है, अनेक रिवाज हैं। आपको बता दें, अनेक धर्म है, उसके अंदर अनेक जातियां, अनेक जातियों के अंदर अनेक अनेक परंपराएं हैं। मैं यादव हूँ तो पूरे देश के सारे यादव मैं उत्तर मध्य की परंपराओं को नहीं मानते हैं। आज भी हम जब साउथ में जाते हैं तो उनकी परंपराएं दूसरी हो जाती हैं, पर इसको सरकार ने भावनाओं को भड़का के सिर्फ सत्ता में बने रहने का अपना एक अस्त्र शस्त्र बना लिया है। कांग्रेस ने कहीं ओबीसी देख के तो आपको टिकट नहीं दे दी? नहीं, ये बात सच है। हमारे राष्ट्रीय नेता का वो है ओबीसी पिछड़ा वर्ग, और ये पहली बार नहीं है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया तो हर पिछले तबके व्यक्ति को बराबर लाने की कोशिश की कि हमारा पूरा देश एक। हम तो बहुत रूढ़िवादिता में भी फंसे थे, जब हम एक दूसरे का पानी छिपा भी नहीं पीते थे और बहुत ज्यादा, तब हमने धीरे 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 हमने यहाँ तक लाए। और आज हम ओबीसी की बात यदि हमारे राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं तो ओबीसी का मतलब किसी धर्म, किसी जाति या वर्ग को विशेषाधिकार देने का नहीं है। हम उसको उठा के बराबर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि अगर बहुत इतना फर्क होगा तो चल जाएगा, बहुत फर्क होगा तो अराजकता फैल जाएगी। उस अराजकता को बचाने का हमारा काम है, उस उद्देश्य को, तो हम अराजकता से देश को बचाना चाहते हैं। एक लोकतंत्र में सरकारें वोट से चुनी जाती है ना, मुद्दा असल ये वोट से है। तो आप लगातार वोट पे पिछड़ते जा रहे हो। आप कुछ भी आइडियोलॉजी की बात कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब वोट की बात आती है, नतीजे आते हैं तो आपके पक्ष में नहीं होते।
आप पिछले अभी हाल के विधानसभा चुनाव में अपने 3 सीट गंवा चुके, उसका अगर पिछले की बात करें 1 सीट जीते हो, 7 आप हार गए। पिछले लोकसभा चुनाव में भी 4.5 लाख वोटों से वो अंतर लगातार बढ़ता ही जा रहा। तो असल मुद्दा है कि कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिल रहा है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देश में प्रजातंत्र में वोट का अधिकार जब जनता को दिया तो हमारे संविधान में 5 साल की व्यवस्था की। अगर हम उस समय के बुद्धिजीवी वगैरह अगर उनको सत्ता करने की लालच होती तो वो 5 साल की जगह इसका पीरियड 25 साल कर लेते, 50 साल कर लेते। उन्होंने नहीं किया। उन्होंने 5 साल इसलिए रखा कि जो अच्छा काम करे उसको आप वोट देना नहीं देना। पर समय के धीरे-धीरे ये इसके पैटर्न बदलते गए, इसकी आवश्यकता बदलती गई। क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद ये सारी चीज़ें इसमें समाहित हो गई, जिससे क्या है एक आम मतदाता जिस विचार से, जिस स्वतंत्रता से उसको मत करना चाहिए, उसके ऊपर इतनी रोज चीजें लाद दी जा रही हैं, उसको रोज इतना मानसिक रूप से हम अपनी भाषा जबलपुरी भाषा में कहें कि अपहरण कर लिया जा रहा है उसकी बुद्धि का, कि वो स्वतंत्र को वोट ही नहीं डाल रहा। पर ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। काट कांग्रेस या विपक्षियों को नहीं मिल रही, क्या बात है? काट नहीं, एक समय रहता है, दौर रहता है। जैसे मान लीजिए हम भी अपने घर में परिवार में कभी कभी बात करते हैं और यदि कोई परिवार का एक सदस्य अपनी जिद में आ जाए तो फिर वो चूंकि उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, घर को परेशान ना हो, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है या दूसरे दिन उससे बात की जाती। पर ये गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एक और चल रहा है, कांग्रेस कह रहे हैं कि बड़े अपने बुरे दौर से गुजर रही है। कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता, मतलब आप समझिए मध्य प्रदेश सुरेश पचौरी सरी के नेता बीजेपी का दामन थाम लिया। आपके नगर अध्यक्ष, मतलब आप भी नगर अध्यक्ष रहे हो, और जो महापौर है उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी का दामन थाम लिया। तो इस कठिन दौर में कार्यकर्ताओं को जोड़े रहना भी एक चुनौती, और जब कार्यकर्ता नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कैसे? आप मेहनत कौन करेगा? पहली चीज तो मैं बता दूं, इसमें हमारी कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। कांग्रेस ने तो हर व्यक्ति को, हर नेता को, कार्यकर्ताओं को उनको दिया। आज आपने सुरेश पचौरी जी की बात की, यूथ कांग्रेस से उनको पद पदवी से देते गए। कितनी बार, 4 बार के उनको राज्यसभा सदस्य दिया, मंत्री दिया। यहाँ जगत बहादुर अन्नू जी यहाँ आए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा ख्याल है आप जाइए पूछिए महापौर जी से कि आपके खिलाफ कोई एकाध FIR हुई है? कभी आपने पुलिस का एक डंडा खाया है? कभी आपने कोई एक आंदोलन किया है, पानी की बौछार खाई? नहीं। पर आप एक अच्छा व्यक्ति जान के, आपके चरित्र को जान के, आपकी धार्मिकता को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है वो व्यक्ति चरित्र का भी अच्छा होता है, वो विषम परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ता। अगर इसमें लोग स्वार्थवश और लालचवश जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस का कोई दोष नहीं है। तो ये है दिनेश यादव, जो जबलपुर से कांग्रेस की चुनौती पेश करेंगे, और बीजेपी का जो 30 साल का गढ़ है, 30 साल से जो बीजेपी यहाँ जीती आ रही, उसको चुनौती नहीं है। उनका दावा है कि वो निश्चित रूप से कांग्रेस की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे और ये चुनाव जीत के दिखाएंगे। अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज, जबलपुर।